So let's start today's video lecture. The last topics which yesterday we have studied. Which we have studied yesterday in alternating current chapter, AC circuit containing capacitance only. और उससे पहले हमने रेजिस्टेंस only को भी स्टडी कर लिया था. दोनों में हमने स्टडी ये किया कि only resistive circuit में the EMF and the current are in phase. The phase difference between alternating EMF, alternating current is 0 degree, so that both acquire the same value at the same time. Zero phase difference का मतलब यही है कि दोनों सेम वैल्यू को एक ही टाइम पर अचीव करते हैं, है ना. और जबकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमने क्या स्टडी किया कि इस केस में EMF का जो हमारे पास वैल्यू था दैट वाज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड EMF, और जो करंट आया वो इससे ओमेगा टी से प्लस 90 डिग्री. दैट मीन्स पहली बात तो ये हुई कि फेज डिफरेंस है कितना 90 डिग्री का, और उस फेज डिफरेंस में भी लीडिंग कौन कर रहा है, करंट लीड्स द EMF बाय 90 डिग्री. तो उसी चीज को फेजर डायग्राम में यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया. दिस इज द फेजर डायग्राम इन विच EMF, ये वाला डार्क वाला जो ग्राफ है वो EMF का है और जो डॉटेड वाला है वो करंट का है सिनुसॉइडल फॉर्म में. सो इन ग्राफ वी हैव शोन इट्स लीडिंग, करंट की लीडिंग को ग्राफ में शो किया है कि जिस वैल्यू को EMF जिस टाइम पर ऑब्टेन करता है, करंट उससे 90 डिग्री पहले ही उस वैल्यू को ऑब्टेन कर चुका है ऑलरेडी, है ना. तो वो 90 डिग्री आगे चल रहा है करंट किससे, EMF से. एक नई टर्म जो यहाँ पर हमने स्टडी की थी इस टॉपिक को करते वक्त वो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सेम लाइक जिस तरह से रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होती है उसी तरह से कैपेसिटर के लिए उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो करंट को रोकने का काम करती है. ऐसे इसकी भी वही है जो रेजिस्टेंस की थी, क्या, ओम, है ना. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, या इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ठीक है बेटा. सो इन द सेम वे जिस तरह से हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में डिराइव किया रिलेशन को, अप्लाइड EMF से स्टार्ट किया और करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया. सो हियर आल्सो वी हैव एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L which is provided with a source of alternating EMF, and this source provides the EMF. The EMF provided to the circuit is E equals to E नॉट साइन ओमेगा टी. ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. आगे चलकर हमने करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. जब इंडक्टर के बिहेवियर को हमने स्टडी किया तो ये पता चला कि इंडक्टर के अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इंडक्टर में ग्रोथ या डीके करने वाले करंट को अपोज करता है ना. इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है करंट के बढ़ने और घटने से, और वो इंड्यूस होने वाली EMF की जो नेचर है वो अपोजिंग नेचर है, तो उसको यहाँ नाम दिया जा रहा है बैक EMF. द बैक EMF इंड्यूस्ड बाय इंडक्टर. तो फैराडेज लॉ से E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, और थोड़ा सा डिटेल में आगे हमने स्टडी किया था तो इसका एक्सप्रेशन ये आया था माइनस L di/dt. कहाँ से, फाई की वैल्यू को Li के बराबर रखे, तो L बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट. डेरिवेटिव किसका होगा, करंट का होगा जो वेरिएशन कर रहा है, माइनस L di/dt. ये क्या चीज है बेटा, ये बैक EMF है. दिस इज द बैक EMF. ठीक है ना. तो जिस डायरेक्शन में करंट का ग्रोथ या डीके हो रहा होगा ये उससे अपोजिट क्रिएट होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन
in order to maintain the smooth supply of करंट की सप्लाई इंडक्टर में कांस्टेंट चलती रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो अप्लाइड ईएमएफ है वो इस बैक ईएमएफ के एटलीस्ट कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो ये कहें कि दोनों का नेट सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन बन रही है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्मूथ सप्लाई ऑफ करंट, अप्लाइड ईएमएफ प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों का सम 0 होना चाहिए। Here that is equal to ये E equals to minus T. This E is E naught sin omega T. उधर वाली की वैल्यू कितनी है? माइनस L di by dt। माइनस का साइन एक ऑलरेडी था, एक उसके साथ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? di को वही रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी तो dt मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में L E नॉट बाय L साइन ओमेगा t dt। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर di इक्वल्स टू E नॉट बाय L इंटू साइन ओमेगा t dt, है ना। थोड़ा रीअरेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इस इक्वेशन का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इंटीग्रल di किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा, और हमें I ही फाइंड करना है। व्हाट इज क्या है? I को फाइंड करना। अप्लाइड ईएमएफ से स्टार्ट किया और करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल di इक्वल्स टू इंटीग्रल E नॉट बाय L साइन ओमेगा t dt। तो इंटीग्रल di विल बी I E नॉट बाय L बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको? माइनस कॉस थीटा, और साथ में जो इसका एंगल होगा उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा। ठीक है, उसे डिवाइड कर दिया। सो इट विल बिकम E नॉट बाय L ओमेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये I का एक्सप्रेशन आया हमारे पास। ठीक है, अभी कंपैरिजन करने के लिए हमें इसको कॉस ऑफ एंगल की फॉर्म में ना रख के इसको साइन ऑफ एंगल की फॉर्म में ले जाना है, तभी कंपैरिजन हो सकता है दोनों का, करंट का और ईएमएफ का। तो जैसे हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब इन दोनों में से हमारी रिक्वायरमेंट का कौन है? यहाँ पर हमें थीटा माइनस करके चाहिए वैल्यू, तो ये वाली चीज जो है वो थीटा माइनस लिखी जा सकती है। इसका थीटा अगर हम पहले लिख देंगे थीटा माइनस 90 तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप इसी माइनस साइन को इधर ना रखकर इधर लगा दो। ठीक है, दैट मीन्स जो माइनस की फॉर्म हमें चाहिए वो ये वाली बन सकती है, थीटा माइनस 90। साइन की फॉर्म में अगर इसको ले जाएं तो माइनस कॉस थीटा इज साइन थीटा माइनस 90। सो वी विल हैव I इक्वल्स टू E नॉट बाय L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, है ना। सेम लाइक इस फॉर्मूला को यूज करते हुए थीटा माइनस 90, थीटा यहाँ ओमेगा टी है हमारे पास, तो ओमेगा टी माइनस 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है। तो E नॉट बाय L ओमेगा, तो यहाँ पर E नॉट बाय L ओमेगा विल बी इक्वल टू E नॉट बाय XL। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XL हियर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ओम्स लॉ की तरह ही है, V अपॉन R हो गया। जैसे V अपॉन R किसके बराबर होता है? I के बराबर। ये E नॉट के साथ रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ, तो करंट का भी क्या होगा? वो एम्पलीट्यूड ही होगा। यानी कि एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सो बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कर लो या फर्स्ट एंड थर्ड की ऑब्जर्वेशन कर लो, सिचुएशन क्लियर हो रही है। करंट और ईएमएफ के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दिख रहा है।
वहां पर एंगल ओमेगा टी था और यहाँ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है। दैट मीन्स एक तो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, और वो फेज डिफरेंस इस तरह से है कि करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, लैग करता है, या इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं दैट ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय 90 डिग्री, है ना। और इस चीज को हमने जब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम इस तरह का होगा। इस चीज को हम थोड़ा लिख देंगे, पहले तो लिख लोगे ना अपने आप। By observing equation this and this, we conclude that there is a phase difference of 90 degrees, so that current lags behind the EMF by an angle pi by 2. And this situation is shown in the phasor diagram. कैसे? देखिए सामने आप। कन्वेंशनली ही हम हर बार क्या कर रहे हैं, EMF को OA वेक्टर EMF को रिप्रेजेंट करता हुआ, which is at an angle omega t with x axis, ठीक है। और करंट हमने इससे 90 डिग्री पीछे शो करना है, तो पीछे आपको जैसे बताया कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो बैकवर्ड रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे तो आगे जाने के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे, पीछे आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 90 डिग्री पीछे, यहाँ पर ये मान लो OB, बी पॉइंट नाम दे दिया आपने। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ करंट, है ना। सो यहीं से करंट और ईएमएफ के एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू को लेते हुए पहला सिनुसॉइडल वेव ईएमएफ का बनाना है हमने, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ही पहले क्या बनाओगे, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका हो गया। अब करंट को हमने एम्पलीट्यूड यहां से लेना है करंट का, दिस मच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, यहां से लिया हमने उसको, और इतना ही ऊपर की तरफ को बना के इस रेंज में रखना है करंट की वेरिएशन को। सो 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री बिहाइंड द ईएमएफ। तो कहां से शुरू होगा, यहां से। जब ईएमएफ 0 होगी तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी, अभी वो 0 पर नहीं पहुंचा होगा, तो फर्स्ट पॉइंट उसका यहाँ पर होगा। जब ईएमएफ पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंचेगी, करंट 0 से गुजरेगा, सेकेंड पॉइंट। ईएमएफ रीचेस 0, तो करंट कहाँ पहुंचेगा, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंचेगा, थर्ड पॉइंट। ईएमएफ रीचेस नेगेटिव मैक्सिमम, करंट रीचेस 0, फोर्थ पॉइंट। ईएमएफ जब आएगी 0 पे तो करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिफ्थ पॉइंट। ईएमएफ आ गई पॉजिटिव मैक्सिमम, करंट आ गया 0 पे। ईएमएफ आ गई 0 पे, करंट आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ईएमएफ एट नेगेटिव मैक्सिमम, करंट कम्स टू 0। तो 8 और 9 पॉइंट्स हमने एटलीस्ट करके उसके बाद उनको ज्वाइन करना है। थर्ड फोर्थ से होते हुए पॉइंट फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारे पॉइंट्स फिर हमने ज्वाइन करें। बाद में चाहे इन चीजों को आप मिटा दो, ठीक है। So in this way, this graph डॉटेड वाला जो है वो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 या माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो आप, रेडियन में लिखना है तो, ठीक है। So in this way we will represent variation of current और EMF, करंट और EMF का वेरिएशन with respect to टाइम पे है ना। So this is how an inductor behaves in alternating current circuit, है ना। तो इसमें EMF और करंट आपस में किस तरह से लीड या लैग करते हैं, वो सारी चीज सबसे पहले डिस्कस हुई। दो टर्म यहाँ पर मेन डिस्कस हुई, एक तो XL और एक XC। XL का फार्मूला L ओमेगा, XC का फार्मूला 1/C ओमेगा। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों की डेफिनेशन इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, अगर XL है तो इंडक्टर, इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। अगर XC की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, दोनों के SI यूनिट्स ओम होंगे, सेम लाइक रेजिस्टेंस की तरह ही। ठीक है बच्चों। Now after studying the individual circuits in alternating currents, हमने अभी तक इंडिविजुअल सर्किट्स को स्टडी किया, ओनली इंडक्टिव, ओनली कैपेसिटिव या ओनली रेजिस्टिव। अभी हम इनकी कॉम्बिनेशंस करेंगे। कॉम्बिनेशन में जैसे इंडक्टर और रेजिस्टर को कंबाइन करो, रेजिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट आएगा LCR सीरीज सर्किट। अब देखिए करना क्या है, अभी तक के पढ़े हुए तीनों सर्किट्स में जो लीडिंग और लैगिंग की जानकारी हमारे पास आई, उस इंफॉर्मेशन को आगे के डेरिवेशंस में, आगे के टॉपिक्स में हमने यूज करना है। वो पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए कि प्योरली रेजिस्टिव में करंट और ईएमएफ में क्या फेज डिफरेंस है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, और किसमें इन फेज होता है। तो रेजिस्टर के केस में हुआ इन फेज, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। सो दैट अगर कैपेसिटर की बात करें तो कौन लीड करता है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द ईएमएफ, कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स, और इंडक्टर के केस में जो अभी अभी पढ़ा हमने उसमें करंट क्या था, लैग करता था ईएमएफ से 90 डिग्री का। तो ये पॉइंट्स माइंड में रखते हुए हम वन बाय वन कॉम्बिनेशन पे आएंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग resistor and capacitor। Suppose that हमने resistor कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया, सर्किट डायग्राम बनाए, तो सिंपली ये रेजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसको प्रोवाइड कर दिया गया ऑल्टरनेटिंग करंट E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। अभी तक की पढ़ी हुई सारी बातों को माइंड में रखते हुए ये डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन है, वन बाय वन देखेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज दोनों का अलग अलग होगा, अपना अपना होगा। तो पहले हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जिसको हम VR से नाम दे दें, तो कितना हो जाएगा वो IR। VR वोल्टेज के लिए सिंबल दे दिया, रेजिस्टर का वोल्टेज VR IR, विच इज इन फेज विद करंट। ये जो वोल्टेज है रेजिस्टर का, ये करंट के साथ इन फेज है। फिर लिखते हैं द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC से रिप्रेजेंट कर दें, तो R की जगह उसमें क्या हो जाएगा XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है। इसका करंट लीड करता है तो इसका वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2। इसके बारे में ब्रैकेट में लिख दिया कि ये करंट से π/2 एंगल से लैग बिहाइंड होता है। ठीक है। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, टू मेक impedance triangle। impedance triangle क्या है, हम इन वोल्टेजेस को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हुए एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ जो है वेक्टर्स का, वो यूज करके उन वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लें। देखो कैसे बनानी है इंपीडेंस ट्रायंगल। वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने फेजर डायग्राम के लिए यूज किया था। क्या, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस एक्स एक्सिस के अलावा हमने कन्वेंशनली लेट किया इस कॉम्बिनेशन सर्किट की कॉम्बिनेशन का जो करंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, पहली बात। ठीक है। और यहां हमने क्या लिखा हुआ है कि रेजिस्टर का वोल्टेज जो है वो करंट की ही डायरेक्शन में है। तो ओ ए, मान लो ये वेक्टर ओ ए है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वी आर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, क्योंकि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर करंट की ही
डायरेक्शन में है। उससे पहले हमने ये लेट कर लिया कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस की लॉन्ग। हर आर्टिकल में यही होगा। अब ध्यान देना है, करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, एक्स एक्सिस की। और अगर रेजिस्टर का वोल्टेज लेना होगा तो वो भी करंट की डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे वो। अब बारी आती है दूसरे वोल्टेज की, कैपेसिटर का वोल्टेज, जो कि इससे 90 डिग्री पीछे है, आगे है। क्या लिखा ब्रैकेट में, लैग्स बिहाइंड। लैग्स बिहाइंड इधर हो गया, ये जो नेगेटिव वाला बाई एक्सिस है इस तरफ को ओ बी वेक्टर हो गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय किसको, वी सी। यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिखा तो है। अच्छा देखिए, वी आर ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग वी आर ओ बी वेक्टर हो गया, तो रिप्रेजेंट कर रहा है वी सी, कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गए जो एक इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस पैरेललोग्राम को अगर हम कंप्लीट करें बाय ड्राइंग द पैरेलल लाइंस, ए पॉइंट से ओ बी के पैरेलल और बी पॉइंट से ओ ए के पैरेलल ड्रॉ किया। सपोज दैट द पॉइंट इज सी हियर, तो आपके पास ओ ए सी बी क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। और इसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो वहीं से स्टार्ट करता है जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से वेक्टर, ओ ए एंड ओ बी वेक्टर है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ओ सी विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दैट। सो फ्रॉम पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OC will be equal to square root क्या, OA square plus OB square plus 2OA OB cos कितना 90 डिग्री है ना। दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, cos 90 वाली 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये दो वैल्यू बचेगी, पहली दो वाली। तो OA की वैल्यू वी आर, OB की वैल्यू वी सी, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू फिर आगे फिर से रख दें, तो वी आर कितना है, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी सी कितना, आई एक्स सी, आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। दोनों का आई स्क्वायर कॉमन आके ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो ओ सी है ये इन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट है, और दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट जो होगा वो सर्किट का टोटल वोल्टेज होगा, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। सो दिस ओसी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट ईएमएफ ई। और नेक्स्ट स्टेप में हम आई को उधर ले जाएं, तो ई अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, ये एक नया सिंबल आएगा आपके पास, जेड। Z stands for impedance। जिस तरह से अकेले कैपेसिटर की रिएक्टेंस थी, अकेले इंडक्टर की रिएक्टेंस थी, जो कॉम्बिनेशन मिलके डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स मिलके जो ऑपोजिशन देंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, उसका नाम है इंपीडेंस। अब वो कॉम्बिनेशन चाहे रेजिस्टर और कैपेसिटर की हो, चाहे इंडक्टर और कैपेसिटर की हो, या फिर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों की हो, नाम क्या रहेगा, इंपीडेंस ही रहेगा हर बार उसका। सिर्फ उसके जो फार्मूले हैं वो हर बार कॉम्बिनेशन के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, तो Z किसके बराबर आ जाएगा, फिर इधर से हम देखें आई उधर गया था ना, तो बचा क्या है फिर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बात समझ आ रही बेटा। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ऐसे हम रेजिस्टर के साथ अगर इंडक्टर की कॉम्बिनेशन करते तो यहां फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ एक्सएल होता है, एक्स सी की जगह क्या होता है, एक्सएल। और यहाँ डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं, देखो यहां से हम करते पहली तो बात, यहाँ कैपेसिटर की जगह सर्किट डायग्राम में इस तरह से एक क्या लगा होता, इंडक्टर लगा होता है ना, ये तो हो जाता उसका सर्किट डायग्राम। बाकी सभी उसी तरह से E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ सबसे पहला स्टेप हम यही लिखते हैं, वी आर इक्वल टू आई आर इन फेज विद करंट। दूसरा होता है यहाँ वी एल, वोल्टेज ऑफ
वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का वोल्टेज IXL फार्मूला होता है उसका, और हमें पता है कि उसका जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट से, तो करंट लैग करता है इंडक्टर केस में, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। कौन लीड करता है, VL। हम लिखते हैं कि VL लीड करता है करंट से। बाकी इसी सारी बात यहाँ लिखेंगे कि OA वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करता है, OB इसको, वहां पर जो OB होता है वो इस तरफ होता है, ये नीचे वाला पार्ट ना होता डायग्राम का, ऊपर की तरफ तो होता कौन, VL होता है यहाँ पे। तो ऐसे एक हमारी पैरेललोग्राम बनती, नेट रिजल्टेंट जो EMF है वो यहाँ आता है ना, और EMF आने के बाद यहाँ क्या चेंजेस होते हैं, VR² प्लस VL² होता है यहाँ। सेम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करके I²R² प्लस I²XL², I बाहर आके ये और I वो Z बन जाता, और फार्मूला में क्या था, R² प्लस XL²। कर लोगे ना इसमें इम्पीडेंस को। इम्पीडेंस क्या बताया, द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर इंडक्टर और रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो ये सर्किट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मिलके जो ऑपोजिशन ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, उसका फार्मूला है। तो इसमें जो सबसे मेन सर्किट है हम वो पढ़ते हैं। 2-2 की कॉम्बिनेशन तो आप इस तरह से कर लोगे, अब हम 3 की कॉम्बिनेशन के लिए लेते हैं। AC सर्किट कंटेनिंग, नोट कर लो